हेलो स्टूडेंट, हमने NSR इन एल्किल हैलाइड वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। आज हम NSR इन हेलो एरिन्स या अराइल हैलाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर का हमारा पॉइंट जो होगा वो है NSR इन हेलो एरिन्स या अराइल हैलाइड। इसको हम SNAR अर्थात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ध्यान दें, इसे हम SNAR के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सेंस क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें हम कि इससे पीछे हमने एल्किल हैलाइड के बारे में डिस्कस किया था और अब हम अराइल हैलाइड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको बताना है अराइल हैलाइड और एल्किल हैलाइड। तो देखिएगा, अराइल हैलाइड और एल्किल हैलाइड में से NSR की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो ये होगा, अर्थात एल्किल हैलाइड की NSR के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी अराइल हैलाइड से मोर होती है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन यह है कि हेलो एरिन्स एंड विनाइल हैलाइड do not show NSR while allylic and benzylic halide show NSR. Why? तो देखिएगा, हमारा क्वेश्चन यह है कि हेलो एरिन्स और विनाइल हैलाइड जो है वो NSR शो नहीं करता, जबकि आपका एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड है वो NSR शो करता है। इसका रीजन क्या है? तो देखिएगा इसका रीजन, तो इसमें फर्स्ट रीजन है ड्यू टू रेजोनेंस। ऐसा रेजोनेंस की वजह से होता है। कैसे, वो देखिएगा। मैंने हेलो एरिन्स, ये आपका कोई भी एक एग्जाम्पल हेलो एरिन्स का लिया है ये। अब आप देखिएगा लोन पेयर है यहाँ पर, तो लोन पेयर सिग्मा पाई, तो यहाँ पर रेजोनेंस होता है और जैसे ही रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस के वाया यहाँ पर पार्शियली, यहाँ पर आपके पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब आप देखिएगा, जैसे ही ये बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से CX बॉन्ड लेंथ जो है, CX बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी और जैसे CX बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, CX की जो बॉन्ड एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी और बॉन्ड एनर्जी के इंक्रीज होते ही इसकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी। तो ध्यान दें, रेजोनेंस के वाया कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रोड्यूस होता है। इससे कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है और CX बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इसके वाया रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ऐसा ही आपके विनाइल हैलाइड में होता है। जैसे ये मैंने विनाइल हैलाइड का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया है, तो देखिएगा लोन पेयर सिग्मा पाई, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस के वाया अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी रेजोनेंस के वाया, यहाँ पर क्या होगा? पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा और इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से यहाँ पर भी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी। इसके वाया रिएक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो हमारा जो क्वेश्चन है हेलो एरिन्स और विनाइल हैलाइड, उसका
जो है कि हेलोएरिन्स और विनाइल हैलाइड डज नॉट शो NSR, उसका फर्स्ट रीजन कंप्लीट होता है ड्यू टू रेजोनेंस के कारण। आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट इसका रीजन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंट देखिएगा, सेकंड पॉइंट होगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिएगा हेलोएरिन्स में ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा, जबकि आपका जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड में ये कार्बन sp3 होगा। अगर ये कार्बन sp2 होगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होगी तो CX बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। ऐसी कंडीशन पर CX बॉन्ड एनर्जी लार्जर होगी। इसके वाया यहाँ पर रिएक्टिविटी क्या होगी, लेस होगी। ऐसा ही यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगी। इसके वाया CX बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। इसके वाया CX बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी और इसके वाया रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। तो फर्स्ट था ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से यहाँ पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर हुआ। सेकंड था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, मोर sp2 होने की, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से बॉन्ड लेंथ लेस होगी और बॉन्ड एनर्जी हाई होगी। नेक्स्ट हम बात करें नंबर 3। तो नंबर 3 में आपका आता है पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड की पोलैरिटी। अगर हम CX बॉन्ड की पोलैरिटी की बात करें तो आप देखिएगा ये आपका है तो ये sp3 कार्बन का पार्ट है और आपका विनाइल या जो हेलोएरिन्स है तो ये आपके sp2 का पार्ट है। अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इसका डाइपोल मोमेंट 2 से लेकर 2.2 डे बाई के इक्वल टू होता है, जबकि इसके डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसका डाइपोल मोमेंट 1.7 d होता है। अब आप देखिएगा ये मोर पोलर बॉन्ड है। अगर ये मोर पोलर बॉन्ड है तो ये ईजिली ब्रेक होगा और अगर ईजिली ब्रेक होगा तो इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, फास्ट होगी। तो क्या लिखेंगे हम, मोर पोलर बॉन्ड, तो क्या होगा, मोर ईजिली ब्रेक। और अगर मोर ईजिली ब्रेक होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी भी मोर होगी। जबकि यहाँ पर इसकी पोलैरिटी लेस है। अगर इसकी पोलैरिटी लेस है तो ये बॉन्ड ईजिली ब्रेक नहीं होगा और ईजिली ब्रेक नहीं होगा तो इससे यहाँ पर इसकी जो रिएक्टिविटी है वो लेस होगी। तो हमारा क्वेश्चन था कि हेलोएरिन्स और आपका विनाइल हैलाइड है वो डू नॉट शो NSR। तो उसका फर्स्ट रीजन है ड्यू टू रेजोनेंस, सेकेंड रीजन है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम और उसका थर्ड रीजन है पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड। अब हम यहाँ से पॉइंट नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा नंबर 4 स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। नंबर 4 की हम बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो आप देखिएगा आपके हेलो जो एरिन्स होता है इससे जो आपका इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा वो ये होगा, इसको बोलते हैं फिनाइल कैटायन। और हमें पता है कि फिनाइल कैटायन जो होता है वो अनस्टेबल होता है, अर्थात मोर En पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। तो ये आपका इंटरमीडिएट जो कैटायन बन रहा है वो अनस्टेबल है। जबकि एल्किल हैलाइड में, ये एल्किल हैलाइड है, यहाँ पर आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ये होगा, इसको बोला जाता है एल्किल कैटायन। और एल्किल कैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो मोर होती है क्योंकि लेस En पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से हम sp2 कार्बन तो पहले रियल में था लेकिन अब ये 10 to sp की ओर कन्वर्ट हो गया।
तो ये रीज़न है कि फिनाइल कैटाइन अनस्टेबल होता है जबकि एल्काइल कैटाइन मोर स्टेबल होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ से कि हमने कहा कि आपका अराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड NSR नहीं करता, बट एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड जो है वो NSR शो करते हैं। क्यों? बिकॉज कार्ब कैटाइन इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस इन एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड। ध्यान दें, आपके एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड में जो NSR का जो आपका कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होता है उसमें जो इंटरमीडिएट कैटाइन है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है, और रेजोनेंस से स्टेबलाइज होने की वजह से ये NSR शो करते हैं। अगर हम यहाँ से रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे फास्ट रिएक्टिविटी होगी बेंजाइलिक, उसके बाद होगा एलाइलिक, एलाइलिक के बाद में होगा एल्किल, और एल्किल में भी रिएक्टिविटी का ऑर्डर 3, 2, 1 होगा, और उसके बाद में आपका हेलो एरिन्स या फिर विनाइल हैलाइड होगा जो कि NSR शो नहीं करते। बट फिर भी अगर हम बात करें तो हेलो एरिन्स NSR शो करते हैं, उसके लिए हमें एक ड्रेस्टिक कंडीशंस की रिक्वायर्ड होती है। तो एक स्पेशल नोट लिख रहा हूँ मैं, आप ध्यान दीजिएगा। स्पेशल नोट क्या है? वैसे तो जनरली हेलो एरिन्स डज नॉट शो NSR, बट हेलो एरिन्स NSR शो कर सकते हैं इन ड्रेस्टिक कंडीशन। तो क्या होगा नोट, वो देखिएगा। हाउ एवर हेलो एरिन्स गिव NSR इन ड्रेस्टिक कंडीशन। तो ध्यान दें, आपका जो हेलो एरिन्स है वो ओनली फॉर ड्रेस्टिक कंडीशंस पर ही क्या करता है? NSR शो करता है। नॉर्मल कंडीशन पर वो NSR शो नहीं करेगा। अब हम यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन NSR करता है, कौन NSR शो नहीं करता। तब तक आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा, हम फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी टुवर्ड NSR। आपको इन कंपाउंड्स को NSR की रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप ज़रा देखिएगा, यहाँ पर हैलाइड है 1 डिग्री, यहाँ पर हैलाइड है 2 डिग्री, यहाँ पर हैलाइड है 2 डिग्री, और यहाँ पर हैलाइड है 3 डिग्री। तो सबसे मोर रिएक्टिव होगा D जो 3 डिग्री है, और सबसे लेस रिएक्टिव होगा A जो कि 1 डिग्री है। अब आप देखिएगा, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, बट यहाँ पर 2 रिंग है और यहाँ पर 1 रिंग है और 1 साइड मिथाइल है। तो यहाँ पर मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, यहाँ लेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इसलिए C की रिएक्टिविटी B से मोर होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा D, C, B, A। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव फॉर SN1 रिएक्शन। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा SN1 रिएक्शन के रेस्पेक्ट में लीस्ट रिएक्टिव है। तो आप देखिएगा, यहाँ से तो हाईली स्टेबल कैटाइन बनेगा जिसमें डांसिंग रेजोनेंस होगा, यहाँ पर 2 डिग्री कैटाइन बनेगा। आप देखिएगा, ये हेलो एरिन्स है, और अभी हमने इससे जस्ट पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि हेलो एरिन्स डू नॉट शो NSR। तो इसका मतलब सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा C, क्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन कंपाउंड विच डज नॉट फॉर्म वाइट PPT ऑफ AgCl। आपको बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो AgCl का वाइट PPT फॉर्म नहीं करता विद AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ। तो आपको पता है जो NSR शो नहीं करेगा वो वाइट PPT का फॉर्मेशन भी नहीं करेगा। पहला 3 डिग्री है, रिएक्शन करेगा, ये बेंजाइलिक है, ये भी रिएक्शन करेगा, ये एलाइलिक है, ये भी वाइट PPT का फॉर्म करेगा। बट आप देखिएगा ऑप्शन नंबर D, ये हेलो एरिन्स है, और हमें पता है हेलो एरिन्स में NSR पॉसिबल नहीं होता। तो इसका मतलब क्लोरोबेंजीन जो है वो
AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgCl का वाइट PPT फॉर्म नहीं करता। इसी के साथ आपके इक्वेशंस वाला पोर्शन डिस्कशन होता है। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से SN2 अर्थात NSR इन हेलोएरिन्स के मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं SN2AR अर्थात बाय मोलिकुलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो SN2 का पार्ट है, और SN2 क्या होती है, बाय मोलिकुलर। तो देखिएगा यहाँ से पॉइंट क्या है, ARSN अर्थात एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है आर पॉसिबल इन अराइल हैलाइड। ध्यान दें, आपका जो ARSN है अर्थात एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो आपके अराइल हैलाइड में पॉसिबल है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है बिकॉज हैलाइड आर गुड लिविंग ग्रुप। आपके हैलाइड जो होते हैं वो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, स्पेशली इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो ध्यान दीजिएगा हमारा पॉइंट क्या है। अब हम SN2AR अर्थात बायोमोलिकुलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और आपका जो SN2AR अर्थात ARSN जो रिएक्शन है वो आपके अराइल हैलाइड में पॉसिबल है। और अभी हमने जस्ट इससे पहले पढ़ा था कि अराइल हैलाइड जो है वो NSR शो नहीं करते, बट मैंने आपको एक स्पेशल नोट लिखवाया था कि अराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं इन ड्रेक्सिक कंडीशन। तो वो ड्रेक्सिक कंडीशन क्या है, तो हैलाइड जो होते हैं, हैलाइड्स आपके जो हैलाइड्स होते हैं आर गुड लिविंग ग्रुप, वो एक बेटर लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप। अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होता है, तो अगर वो रिंग के अंदर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होगा तो आपका जो हैलाइड्स है वो गुड लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, और ऐसी कंडीशन पर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो देखिएगा इसके लिए एग्जांपल, मैंने ये हैलाइड्स लिया है और इसके यहाँ पर मैंने NO2 ग्रुप अर्थात इसके पैरा पोजीशन पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप अटैच किया है, और इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूँ MEO माइनस, और MEO माइनस यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट ये होगा। अब हम इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दें, इसके मैकेनिज्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो डन इन टू स्टेप्स। तो ध्यान दें, इसका जो मैकेनिज्म होगा वो 2 स्टेप्स में होगा। आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसके मैकेनिज्म के दोनों स्टेप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट हम स्टेप फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टेप फर्स्ट है ये, यहाँ पर ये हैलाइड है और NO2 ग्रुप, ये नाइट्रो ग्रुप को मैंने रिप्रेजेंट किया है। आपको पता है X इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप भी होता है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पर आपका ये न्यूक्लियोफाइल है। जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, न्यूक्लियोफाइल इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड के यहाँ शिफ्ट होते ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये अपना नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ से आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा, ये फॉर्म बनेगा।
अब आप देखिएगा ये आपके इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया। और आप देखिएगा आपका इंटरमीडिएट कार्बेनाइन बन रहा है और दिस इंटरमीडिएट कार्बेनाइन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। तो ध्यान दें इंटरमीडिएट रेजोनेंस स्टेबल है। कैसे हो रहा है रेजोनेंस स्टेबल? नेगेटिव सिग्मा पाई। तो यहाँ से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ से फिर रेजोनेंस होगा, तो इसके वाया जो नेक्स्ट स्टेप या जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा। यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब आप देखिएगा इसको एक और एक्स्ट्रा एडवांटेज है, नेगेटिव सिग्मा पाई। तो फिर यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा अगेन, तो अगेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, तो ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और पाई यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसकी नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगी वो ये होगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये सब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये सब क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। और आपको पता है कि इंटरमीडिएट अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो उसका फॉर्मेशन ईजिली होगा। अभी इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम एक कंबाइंड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोला जाता है। तो इन सभी को हम रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में लिखेंगे, तो इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो इस फॉर्म में होगा। ये रेजोनेंस हाइब्रिड का स्ट्रक्चर है। ध्यान दें इसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड या एरी एनाइन बोलते हैं। और ये आपका एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है? आपका एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। उसका रीजन क्योंकि ये वाला कार्बन जो है वो sp3 का पार्ट है, और sp3 का पार्ट होने की वजह से आपका ये कंपाउंड क्या है? नॉन एरोमेटिक है। तो ध्यान दें आपका ये फर्स्ट कंपाउंड था जो कि एरोमेटिक था, और यहाँ से आपके पास ये सेकंड है जो कि नॉन एरोमेटिक है। तो ध्यान दें एक एरोमेटिक कंपाउंड आपके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो आपका इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, इसलिए इसका फॉर्मेशन ईजिली हो जाएगा। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपका ये स्ट्रक्चर लिया है मैंने। यहाँ से अब इसको रिगेन एरोमेटिसिटी वापस ऑब्टेन करेगा ये, और एरोमेटिसिटी ऑब्टेन करने के लिए यहाँ से अब इसकी एरोमेटिसिटी वापस ऑब्टेन होगी। तो एरोमेटिसिटी के अंदर ये आपका लीविंग ग्रुप है, ये अपने इस बॉन्ड को लेकर रिमूव हो जाएगा, और जैसे ये बॉन्ड को लेकर रिमूव होगा नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास OMe और बॉन्ड 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 और ये फॉर्म ऑब्टेन हो जाएगी। अर्थात आपका एक नॉन एरोमेटिक वापस जो है किस में कन्वर्ट हो गया? एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका प्रोडक्ट है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट हो रहा है वो रिगेन एरोमेटिसिटी, अर्थात ये वापस एरोमेटिसिटी को क्या कर रहा है? ऑब्टेन कर रहा है, जो कि नंबर 3 है। तो ध्यान दें आपका जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लो और आर्डियस स्टेप है। ध्यान दें ये इसका फर्स्ट स्टेप है जो स्लो और आर्डियस है, जहाँ पर आपके न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। तो ध्यान दें इसका जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है जो स्लो रेडियस है, जिसके अंदर इंटरमीडिएट कार्बेनाइन का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जिसके अंदर एक आपका एरोमेटिक कंपाउंड है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, बट रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से वो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है। अब बात आती है स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड के अंदर आपका लीविंग ग्रुप जो होता है वो रिमूव होता है। तो यहाँ पर है रिमूविंग ऑफ
लिविंग ग्रुप। आपका जो सेकंड स्टेप है उसमें आपका लिव ग्रुप जो है वो रिमूव होता है। जैसे ही लिविंग ग्रुप अपना बॉन्ड लेकर रिमूव होगा, यह नेगेटिव वापस पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट है वो रिगेन एरोमेटिसिटी, अर्थात आपका जो प्रोडक्ट है वो वापस एरोमेटिसिटी को ऑब्टेन कर लेगा। इसी के साथ ये SN2AR अर्थात बाई मोलिकुलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसके की पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे की पॉइंट्स के बारे में। फर्स्ट की पॉइंट्स है इंटरमीडिएट, और हमें पता है यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या हो रहा है, कार्ब एनाइन। और जिन रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्ब कैनाइन का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर नो रीअरेंजमेंट, अर्थात यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। नंबर 3 पॉइंट की अगर हम बात करें तो रिएक्टिविटी ऑफ ARSN एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, आपके जितने ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे अर्थात वो ग्रुप जिनका -M और -I होता है वो कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, वो भी रिएक्टिविटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ध्यान दें, आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप होंगे या उनकी स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा या जितनी मोर होगी उससे कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा बेटर होगी, और जितनी ज़्यादा कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी होगी रिएक्टिविटी भी उतना ही फास्ट होगा। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो अगर हम यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे मोर रिएक्टिविटी होगी ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉल होगा, क्योंकि इसका -M और -I और इसका -I यहाँ पर मैक्सिमम होगा। उसके बाद में आएगा पैरा, ये पैरा ग्रुप आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉल का यहाँ पर -M और -I दोनों इफेक्ट ऑब्जर्व होंगे। उसके बाद में आएगा मेटा, क्योंकि मेटा पोजीशन पर ओनली फॉर -I इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, क्योंकि मेटा पर मेजोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। और सबके बाद में रिएक्टिविटी आएगी सिंपल हेलो एरिन, जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप नहीं है, और हमें पता है कि यहाँ पर NSR भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ध्यान दें, रिएक्टिविटी ऑर्डर में अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर में बात करें तो सबसे मोर रिएक्टिविटी होती है ऑर्थो, फिर होती है पैरा, उसके बाद होती है मेटा, और उसके बाद में होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 5 केमिकल काइनेटिक्स। उससे पहले आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा नंबर 5 में आएगा केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में अगर बात करें हम तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सब्ट्रैक्ट जो भी आपका है और रिएजेंट दोनों की पावर 1 होगी। अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के आपका जो भी सब्ट्रैक्ट है अर्थात हेलो एरिन्स की पावर 1 और रिएजेंट मतलब न्यूक्लियोफाइल, उस न्यूक्लियोफाइल की पावर भी 1। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन यही है, इट इज़ द सेकंड ऑर्डर, इट इज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन। ध्यान दें, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन है किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्ट एंड न्यूक्लियोफाइल। तो ध्यान दें, ये सब्ट्रैक्ट और न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन है। और दूसरे बात करें तो ये आपके जो है बाय मोलिकुलर रिएक्शन है, तो इसकी मोलिकुलरिटी
अगर इसके मोलिकुलरिटी की बात करें तो इसकी मोलिकुलरिटी 2 है और 2 होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, बाय मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 ग्राफ, एनर्जी ग्राफ के बारे में। ध्यान दें, यहाँ पर अभी जब हमने इसका मैकेनिज्म देखा था तो इसके मैकेनिज्म में 2 स्टेप थे। अगर 2 स्टेप है तो उसमें इंटरमीडिएट, आपको पता है इसका मैकेनिज्म 2 स्टेप्स मैकेनिज्म है और 2 स्टेप्स के अंदर 1 इंटरमीडिएट है। अगर 1 इंटरमीडिएट होगा तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट की कितनी होगी, 2। तो इस रिएक्शन के अंदर 2 ट्रांजिशन स्टेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। तो देखिएगा एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा, ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट और ये प्रोडक्ट। जब ये मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया था तो हमने यहाँ पर लिखा था हेलो एरिन्स, जिसके लिए 1 यूज किया था। इस हेलो एरिन्स पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जहाँ से आपके पास ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट होगा, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट सेकंड होगा और इंटरमीडिएट को हमने सेकंड से रिप्रेजेंटेशन किया था जिस पे लिखा था नॉन एरोमेटिक। और जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पर आपके पास थर्ड अर्थात प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और साथ में लिविंग ग्रुप आपका जो भी हेलोजन है वो होगा। इस प्रोडक्ट थर्ड के अंदर हमने लिखा था रीगेन एरोमेटिसिटी, अर्थात आपका जो प्रोडक्ट है वो वापस एरोमेटिसिटी को ऑब्टेन करता है। आपके जो सेकंड प्रोडक्ट था इसमें हमने लिखा था कि ये प्रोडक्ट आपका क्या था, नॉन एरोमेटिक। और हमने जो यहाँ पर फर्स्ट प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिया था वो रिएक्टेंट क्या था, एरोमेटिक। तो ध्यान दें, आपका फर्स्ट जो था वो रिएक्टेंट था, उस पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, इससे ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद में इंटरमीडिएट बना जो कि नॉन एरोमेटिक था बट वो रेजोनेंस स्टेबलाइज था। उसके बाद में ट्रांजिशन स्टेट सेकंड का फॉर्मेशन हुआ और ट्रांजिशन स्टेट सेकंड से आपका प्रोडक्ट अर्थात आपके पास यहाँ पर नंबर 3 स्ट्रक्चर जो कि प्रोडक्ट थी जिसने वापस रीगेन एरोमेटिसिटी को ऑब्टेन किया। इसी के साथ ये इसका एनर्जी लेवल डायग्राम कंप्लीट होता है। आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन है अरेंज अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड SN to AR। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप ज़रा देखिएगा, NO2 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 सभी में पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर देखना है कि कौन कार्बोनाइन को मोर स्टेबलाइज करेगा, अर्थात किसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी मोर है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी मोर है, तो ये रिंग के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करके फॉर्मेशन जो कार्बोनाइन हो रहा है उसको स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा, अगर मैंने इसको A, इसको B, इसको C और इसको D माना है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर A, B, C और D होगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी आपको एरोमेटिक SN2 की रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है। क्लोरो 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 क्लोरो, अब की बार आपका जो लिविंग ग्रुप है वो सेम है बट ग्रुप यहाँ पर सल्फोनिक है, यहाँ NO2 है, यहाँ पर साइनाइड है और यहाँ पर आपका एल्डिहाइड है। तो हमें पता है सबसे ज़्यादा -I और -M किसका होता है, NO2 का। तो सबसे पहले आएगा आपका B, उसके बाद में होता है CN साइनाइड का, तो फिर आएगा C, उसके बाद में आएगा सल्फोनिक एसिड A और सबके लास्ट में होगा D। तो ध्यान दें, यहाँ पर जो हम अरेंज करेंगे वो अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू -M इफेक्ट। यहाँ पर हम -M इफेक्ट के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे और यहाँ पर अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नेचर। अब बात आती है एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पर अकेला क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन के रेस्पेक्ट में 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है पैरा पर, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है। तो हमें पता है यहाँ क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप, मोर स्टेबल कार्बोनाइन, और जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोनाइन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिविटी भी होगी। तो ये आपका मोर रिएक्टिव होगा।
तो इसका मतलब यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर किस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप पर। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप होंगे उसकी रिएक्टिविटी उतनी फास्ट होगी। तो यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर डी, सी, बी और ए होगा। क्यों? क्योंकि डी में 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, सी में 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, बी में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है और ए में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप नहीं है। इसी के साथ ये आपका एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ से इसके अदर्स एग्जांपल और इसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे।